हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सभी। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सेल। तो अब आप देखिए कि अगर आप नए आए हैं वीडियो पे तो पहले हम सेल की 2 वीडियो दे चुके हैं, तो पहले आप उनको देखें ताकि आपको ये आगे का जो मैटर है वो अच्छे से समझ आ सके। ठीक है जी। तो हमने इसमें इसके ऑर्गेनल्स पढ़ने स्टार्ट किए थे, कुछ ऑर्गन्स हमने इसमें पढ़ लिए थे। अब इसमें जो है हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए नई चीज़ के बारे में पढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे कि अब आप देखिए ऑर्गेनल्स जो थे वो लगभग हमारे ख़त्म हो चुके थे। अब इसमें कुछ उसके बाहरी आवरण के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर जैसे क्रोमोसोम जो है वो क्या काम करता है, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, आदि कुछ बातों पे हम जो है चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो इसमें हमारे पास जो एक नया नाम आता है वो आता है सिलिया और फ्लैजिला। तो ये क्या चीज़ होती है, ये देखिए, ये होती है एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल जैसी संरचना होती है। तो ये कहाँ होती है, ये मान लीजिए हमारी कोशिका है, तो यहाँ कुछ ऐसे ये बाल जैसी संरचना होगी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो सीलिया हो गया छोटे बाल, फ्लैजिला हो गए बड़े बाल। ठीक है, फिर उसके बाद अब आप देखिए कि इनका असल मायने में काम क्या है। एक तो ये सबसे पहले ये देखिए कि ये आउटर लेयर में होते हैं, तो मैं लिखता जाता हूँ साथ के साथ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, सिलिया ये होती हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद ये कहाँ होते हैं, आउटर पार्ट या आउटर लेयर पे। ठीक है, फिर उसके बाद इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है मूवमेंट का और फीडिंग का। मूवमेंट जैसे कि आप देखिए स्पर्म मोटाइल होता है, तो स्पर्म को मोटाइल बनाता कौन है, तो यही सीलिया फ्लैजिला जो है उसको मोटाइल बनाते हैं ताकि वो आगे जा सके। और फीडिंग का भी ये काम करते हैं। फीडिंग का किस प्रकार, यदि मान लीजिए कि इनमें किसी भी चीज़ की कोई भी कमी आती है तो ये क्या करेंगे, पड़ोसी जो सेल होगी उससे ये सक करेंगे, जो भी फीड इनको चाहिए वो सक करेंगे। क्लियर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये एक और काम क्या करते हैं, ये करते हैं मूवमेंट का और फीडिंग का। तो मे भी आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ, क्विक रिवाइज चलता रहेगा हमारा साथ के साथ। तो हम पढ़ रहे थे सिलिया फ्लैजिला, ये क्या होती है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये कहाँ होती है, आउटर पार्ट, आउटर लेयर। और फिर उसके बाद इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है मूवमेंट और फीडिंग का काम होता है इनका। क्लियर, फिर उसके बाद अब देखिए फ्लैजिला इसमें बड़ा होता है और सिलिया इसमें छोटे होते हैं। फ्लैजिला बड़े बाल हो गए और सिलिया जो हो गया ये क्या हो गया, ये छोटे बाल हो गए। अब ये तो हो गए, चल मान लिया हमने सेल में है ये, तो ये कौन सी सेल में होते हैं ये, तो ये होते हैं एनिमल सेल में। एनिमल सेल में होंगे, ये प्लांट सेल में नहीं होते। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। पर्सन बहुत बार जो है इससे बना भी है और आगे भी बनने की आशा है कि सिलिया और फ्लैजिला का आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में या प्लांट सेल में या दोनों में, या दोनों में ही नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस में है, ये है एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं। अब इसके अंदर आता है लवक। लवक क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में प्लास्टिड भी बोल देते हैं। तो अब ये चीज़ देखिए, ये क्या होती है। अब यहाँ तक हमने सिलिया और फ्लैजिला पढ़ा, ये तो था एनिमल सेल के अंदर। और जब हम लवक किया, ये प्लास्टिड पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ होगा, ये होगा प्लांट सेल के अंदर, ये एनिमल सेल में नहीं होगा। क्लियर, तो अब ये लवक कितने टाइप का होता है, तो ये होता है 3 टाइप का। कौन कौन सा, तो फर्स्ट जो इसके अंदर आता है वो आता है क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए इसके जो भी 3 पार्ट होंगे उनके लास्ट में प्लास्ट लगता जाएगा। तो फर्स्ट इसमें था क्लोरोप्लास्ट, दूसरा इसमें हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट, और
जो थर्ड आ जाएगा वो आ जाएगा क्रोमोप्लास्ट। यहां तक आपको समझ आया? एक बार फिर से देखिए, हम पढ़ रहे थे लवक, प्लास्टिड। ये क्या होता है? ये होता है प्लांट सेल के अंदर होता है, ये 3 टाइप का होता है। अब इनके काम क्या है वो हम देख लेते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है, ये आप जो है बहुत बार सुनते आए हो इसके बारे में, तो इसको हिंदी में बोला जाता है हरित लवक। तो हरित लवक क्या काम करेगा? फोटोसिंथेसिस के काम में आता है ये। तो ये काम करेगा भोजन बनाने में। क्लियर? फिर उसके बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट। तो ये होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अवर्णित लवक। अवर्णित, वर्णित का मतलब हो गया यहां पर रंग। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है जड़ मूल जिसे बोला जाता है। और इसका काम क्या है? इसका काम होता है भोजन को संग्रह करने का, फूड को स्टोर करने का। तो भोजन संग्रह करने की इसे जरूरत क्यों पड़ रही है प्लांट को? तो वो इसलिए पड़ रही है क्योंकि अब आप देखिए, पतझड़ जब होता है तो पत्तियां झड़ जाती हैं। जब पत्तियां ही झड़ गई तो अब ये खाना कहां से खाएगा? तो ये क्या करते हैं, प्लांट भी बड़े होशियार होते हैं। ये क्या काम करते हैं कि फूड को स्टोर करके रखते हैं, और जब जरूरत होती है, जब नीड होती है, तब ये क्या करेंगे, उसको अपना जो फूड है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है जी। अब आगे देखिए, आगे आता है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। तो ये क्या होता है? ये होता है वर्णित लवक। यहां तो ये था अवर्णित। अवर्णित का मतलब जो रंग नहीं देता। रंग मतलब ये विदाउट रंग का होता है, इसमें कोई रंग वगैरह ये नहीं डालता। जैसे कि जड़ वगैरह है, कोई इनका स्पेसिफिक कोई कलर नहीं होता, मूल का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता। भोजन संग्रह कर रहा है तो इसे रंग की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। फिर आता है वर्णित लवक। वर्णित लवक क्या काम करेगा? ये रंग प्रदान करने का काम करेगा। अब ये रंग जो है किस में प्रदान करेगा? मैं एक बार इसको लिख देता हूं साथ के साथ ताकि आपको दिक्कत ना हो। रंग प्रदान। अब आप देखिए, रंग प्रदान करता है, कहाँ प्रदान करता है, किसको प्रदान करता है? तो अब ये देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां लिख रहा हूं, गाजर किस रंग की होती है? अलग अलग रंग होते हैं इनके, ऑरेंज भी होती है, रेड भी होती है ना। तो यहाँ एक जो वर्णक जो यूज़ होगा, ये लवक जो यूज़ होगा वो कौन सा होगा? वो होगा कैरोटीन। फिर उसके बाद सेकंड अगर मैं एग्जांपल लूं चुकंदर का, तो इसमें जो लवक यूज होगा वो कौन सा हो जाएगा? बीटानॉन। तो यहां आप समझ चुके होंगे इनको रंग ये किस प्रकार प्रदान कर रहा है। तो यहां तक मे भी आपको समझ आ चुका होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो है प्लास्टिड पढ़ा। प्लास्टिड किस में होगा? तो ये होगा प्लांट सेल के अंदर। ह्यूमन से इसका, एनिमल से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि एनिमल गाजर खाता है ना कि बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमारे पास एक और नाम आता है यहाँ पर, गुणसूत्र, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इसे कहा जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? ये होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब मैं यहां लिखता जाता हूं, केंद्रक। केंद्रक में उपस्थित होते हैं। फिर इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो इसके अंदर होता है डीएनए, आरएनए। ठीक है, केंद्रक में क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, डीएनए और आरएनए होता है। तो ये डीएनए आरएनए न्यूक्लियस के ऊपर पाए जाते हैं। जैसे पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि
इसको जब हम आगे पढ़ेंगे डीएनए आरएनए को जेनेटिक्स में, तब आपको पता चलेगा असल में कि गुणसूत्र नाम की तो असल में कोई चीज़ होती ही नहीं। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आगे पढ़ेंगे अपन। पर हाँ, यहाँ तक जो है हमें ये पढ़ना है। तो हमने पढ़ लिया इसके अंदर गुणसूत्र। गुणसूत्र कहाँ होते हैं? ये होते हैं केंद्रक के अंदर, और केंद्रक में इसके साथ ही क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए होते हैं। क्लियर? अब मानव में केंद्रक कितने सॉरी क्रोमोसोम गुणसूत्र कितने होते हैं? तो मानव के अंदर यदि मैं बात करूं, मानव में टोटल गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 46 तो अब ये जो गुणसूत्र होते हैं ये कैसे होते हैं? ये होते हैं पेयर में, जोड़े में होते हैं। तो यहां अगर मैं 46 के जोड़े बनाऊंगा तो कितने बनाऊंगा? 23। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। एक बार फिर से सुनिए, गुणसूत्र पढ़ रहे थे। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर। और गुणसूत्र जो है हमारे पास मानव में 46 होते हैं, और ये पेयर में होते हैं। कितने? 23 के पेयर में होते हैं। अब उसके बाद आप देखिए, तो ये पेयर में ही क्यों होते हैं? ऐसे पढ़े अच्छे नहीं लग रहे थे? तो ये पेयर में इसलिए होते हैं क्योंकि आप देखिए कि अब हमारे पास लगभग मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं वो सारी कैसी हैं? पेयर में ही है। हमारे पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 ही नाक के छेद हो गए, जबड़े भी हमारे पास 2 ही हो गए, लंग्स भी 2 हो गए, किडनियाँ भी 2 होंगी। तो ज़्यादातर जो पार्ट है हमारे पास वो कैसा है? वो पेयर में ही है। तो अब आप यहाँ से समझ सकते हो। और ये गुणसूत्र ही क्या करता है? ये पूरी मानव शरीर का निर्माण करता है, यहीं से ही हमारा शरीर बनता है। ठीक है। अब यदि मैं मेल्स में बात करूं, यहां गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? तो यहां भी यही 44 + 2, और फीमेल में यदि मैं बात करूं तो यहां भी 44 + 2। तो अब आप पूछोगे कि ये 44 क्यों लिखा है, सीधा ही 46 क्यों नहीं लिख देते? तो यहाँ अब एक चीज़ देखिए, समझने वाली बात ये है कि ये इन 46 में से जो 44 हैं ये हमारी ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट में अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी निभाते हैं। और मेल और फीमेल में 90% जो बॉडी होती है वो लगभग सेम होती है। फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क आता है सेक्स क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है। जनन गुणसूत्र जो होंगे उनके अंदर जो है चेंज आएगा। जैसे कि यदि मैं मेल में बात करूं तो यहां गुणसूत्र कैसा हो जाएगा? XY। और यदि मैं फीमेल की बात करूं तो वहां ये जो 2 गुणसूत्र हैं ये कौन से हो जाएंगे? XX। यहां तक में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझ आ चुका होगा। फिर भी चलिए मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देता हूं कि गुणसूत्र क्या चीज़ था। गुणसूत्र होते हैं हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को डेवलप करने वाले। ठीक है। हमारी बॉडी बनती ही गुणसूत्रों के माध्यम से है। फिर उसके बाद कितने होते हैं? तो हमारी बॉडी के अंदर, ये मानव के अंदर होते हैं 46 होते हैं, और इन ये होते हैं पेयर में मिलते हैं हमें। तो पेयर कितना होता है इनका? 23 का पेयर होता है। फिर उसके बाद मेल्स में कितने होते हैं? तो ये 44 + 2। तो यहाँ मैंने 44 + 2 इसलिए लिखा है क्योंकि 44 जो हैं ये पूरी बॉडी निर्माण में मदद कर रहे हैं, और हमें फीमेल्स से अलग करने वाले जो हैं वो 2 क्रोमोसोम हैं। ठीक है। तो सेम ऐसा फीमेल के साथ भी होगा कि 44 जो होगा वो बॉडी डेवलपमेंट में हिस्सेदारी निभाएंगे। फिर उसके बाद ये जो 2 बच गए ये क्या काम करेंगे? सेक्स डिटरमाइन करेंगे कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। यहां तक आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपको ज़रूर उसका आंसर मिलेगा। फिर उसके बाद अब मैं कोशिका के बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि बहुत बार जो ये मिथ होती है कि बहुत बार जो है प्रश्न को गलत भी कराते हैं बच्चे इसके। तो वो प्रश्न क्या है वो अब आप देखिए कि यदि मैं पूछूं कोशिका के बारे में, कि मैं 2 यहाँ सेंटेंस लिख रहा हूँ, अब आप बताइएगा इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत।
बताइए, हमारे पास यहाँ दो सेंटेंस आते हैं कि कोशिका के बारे में कि सबसे छोटा अंग या सबसे छोटी इकाई। तो अब आप इन दोनों में से किसे सही करेंगे? ऑब्वियसली इकाई को ही करेंगे हम। इकाई क्यों कहा जाता है, इसे अंग क्यों नहीं कहते? पहले तो ये देखिए, ये हो गया गलत हमारा और ये हो गया सही। तो इसे इकाई ही क्यों कहा जाता है? अब आप देखिए कि जो हमारी कोशिका है, ये इसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो सारे मिलकर क्या करते हैं, एक इस इकाई को, एक इस कोशिका को बनाने का काम करते हैं। अब आप देखिए कोशिका क्या करती है कि ये एक इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट जैसे कि ये अपना काम बखूबी करती है, खुद करती है, सबसे छोटी होने के बावजूद। इससे छोटा है क्या शरीर के अंदर? अब आप कह दो कि राइबोसोम है सबसे छोटा, पर राइबोसोम जो है काम करवा सकता है क्या किसी से? अब मैं राइबोसोम को बोलूँ कि भाई तू जो है ऊर्जा बना, तो वो क्या बना देगा? नहीं बना सकता वो। लेकिन यदि मैं सेल को बोलूँगा तो सेल बनाएगी, क्योंकि सेल में ही तो बनती है ऊर्जा। ठीक है, तो इकाई इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक तो ये सबसे छोटी होती है और ये क्या करती है, अपने काम खुद करती है ये। क्लियर? तो ये एक छोटी सी बात थी, कोई वैसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, छोटी सी बात थी जो कि ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि बहुत बार जो है परीक्षाओं में ये ऐसी लाइन लिखी होती है जिसको आप जो है गलत कर देते हैं, बच्चे बहुत बार जो है गलत कर देते हैं, छोटा अंग बोल देते हैं इसे, पर ये होती क्या है, एक छोटी इकाई होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अब आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ने से पहले देखिए कोशिका जो होती है वो कितने टाइप की होती है? तो ये होती है दो टाइप की। पहली यदि मैं देखूं ठीक है, तो दो तरह की होगी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब इसमें बहुत बार जो है कन्फ्यूजन रहता है कि प्रोकैरियोटिक कौन सी है, अब इसमें यूकैरियोटिक कौन सी है। जब मैं स्कूल में था तो मुझे भी बहुत बार इसमें जो है कन्फ्यूजन होता था कि प्रोकैरियोटिक कौन सी होती है, यूकैरियोटिक कौन सी होती है। तो मैंने जो है खुद से इसमें एक ट्रिक भी बोल सकते हो कि जैसे प्रोकैरियोटिक में प्रो आ रहा है मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स प्राचीन, पहले। यूकैरियोटिक, यू मतलब यू 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 मतलब हम ह्यूमंस, सारे सभी। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि जो प्रोकैरियोटिक जो होगी ये क्या होगी, एक तो आरंभिक मतलब प्राचीन जो होगी, भाई आरंभिक सेल लिख देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है, आरंभिक सेल मतलब स्टार्टिंग यहीं से ही हुई थी। फिर उसके बाद अब ये आरंभिक है तो इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं। कमियां किस प्रकार, जैसे कि अब एक तो ये है अविकसित, अच्छे से डेवलप नहीं हुई है तो ये अविकसित है। ठीक है, अब कमियां किस प्रकार, जैसे कि अब आप शुरू में देखो कि स्मार्टफोन से ही लेते हैं, तो स्मार्टफोन कैसे थे पहले स्मार्टफोन चलते थे कि भाई कीपैड, उसके बाद जो है वो टच जैसे जावा वाले ऐसे फ़ोन आने लगे, फिर उसके बाद एंड्रॉयड आए, तो ऐसे आईफोन, तो आगे से आगे अब आप देखते जा रहे हो कि बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं। तो वहाँ अब मैं अगर किसी कीपैड जो मल्टीमीडिया जो फ़ोन था उसको मैं अगर किसी एंड्रॉयड से कंपेयर करूँ तो कोई मतलब नहीं बनता उसका। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कीपैड है वो असल में क्या है कि अविकसित के तौर पे हम उसको ले सकते हैं, और जो एंड्रॉयड हो गया या आईफोन हो गया, iOS जो हो गया, वो कैसा हो जाएगा, वो विकसित के तौर पे हम ले सकते हैं उसको। ठीक है, एक एग्जाम्पल है। तो अविकसित में भी आप समझ चुके होंगे क्यों अविकसित क्यों है, क्योंकि ये आरंभिक सेल है। ठीक है, फिर इसके बाद अब अविकसित है तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ मुख्य अंग ही होंगे इसके अंदर। इसके अंदर कोई ज़्यादा जो है, जैसे कि हम पूरे जो 11-12 जो हमने ऑर्गन इसके अंदर पढ़े हैं तो उनमें से कुछ है कि इसके अंदर मिलेंगे, सारे नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर अब यहाँ श्वसन किस प्रकार होता है, तो श्वसन होता है जीव द्रव्य से। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य से क्या होता है, इसमें श्वसन होता है। अब जीव द्रव्य क्या चीज़ होता है, जीव द्रव्य देखिए कि जैसे ये न्यूक्लियस है
न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड होगा, ये इसके बाहर भी न्यूक्लियस के बाहर ये सेल के अंदर भी क्या होगा, लिक्विड होगा। तो इन दोनों को कंबाइन रूप में क्या बोल दिया जाता है, मैं यहाँ ऐसे एरो बना के, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होता है उसको बोल देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बाहर ये जो लिक्विड होता है उसको बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। क्लियर? प्रोटोप्लाज्म किसे कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को कंबाइन तौर पे प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। अब ये प्रोटोप्लाज्म वैसे जरूरी भी होता है। जरूरी क्यों होता है, क्योंकि अब आप देखो अंतःप्रद्रवी जालिका हमने पढ़ी थी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमने पढ़ा था, उसके अंदर क्या चीज़ थी कि वो अंतःकंकाल तैयार करती है। फिर उसके बाद प्रोटोप्लाज्म क्या काम करेगा, प्रोटोप्लाज्म जब उसके अंदर होगा तो ऑर्गन जो होंगे एक दूसरे से यूँ टच नहीं होंगे, भिड़ेंगे नहीं, कुछ इनको हानि नहीं होगी, तो इसलिए प्रोटोप्लाज्म भी है। तो जो प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो क्या काम करती है, इसी जीव द्रव्य से, इसी प्रोटोप्लाज्म से क्या करती है, श्वसन करती है, रेस्पिरेशन करती है। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल लूं तो नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल जो है इसका एक एग्जाम्पल है। बहुत छोटी होती है प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक तो यहाँ क्या हो जाएगी, ये सब में मिलेगी। ये कैसी हो जाएगी, ये अविकसित थी तो ये विकसित हो जाएगी। फिर उसके बाद जो चीज़ें इसमें नहीं थी वो सारी चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी। जो हमने जितने भी ऑर्गन पढ़े थे अभी शुरू में वो सारे इसके अंदर मिलेंगे। और यूकैरियोटिक जो है ये प्लांट सेल में भी होती है, प्लांट सेल को भी जो है यूकैरियोटिक बोलते हैं, और एनिमल सेल को भी यूकैरियोटिक बोलते हैं। तो मे भी आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अच्छा, यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है कि श्वसन किससे होगा, यहाँ तो हो रहा था जीव द्रव्य से, और यूकैरियोटिक के अंदर कहाँ से होगा, वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया से। इसके अंदर हमें डीएनए भी मिल जाएगा, इसके अंदर जो है हमें 80S राइबोसोम मिल जाएगा, यहाँ हमें 70S मिल रहा था। ठीक है, 70S राइबोसोम मिल रहा था, तो हमें यहाँ जो है 80S राइबोसोम भी मिल जाएगा। और यहाँ जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होएगी, सीलिया फ्लैजिला भी मिल जाएगा जो हम पढ़ ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें इसमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ आपका जो ये चैप्टर है यहाँ ये फिनिश होता है। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बताइए, और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।